नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। आज यूपी का 76वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेशवासियों को बधाइयां दी हैं। आपको बता दें 76वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर तमाम जो दिग्गज नेता है उन्होंने प्रदेशवासियों को आज स्थापना दिवस के मौके पर बधाइयां दी। अब आपको बताते हैं प्रयागराज महाकुंभ में अभी लगातार जो जन सैलाब उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का, करीब 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी वहां लगा चुके हैं और लगातार वहां पर जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंच सकते हैं। इसी को लेकर के आज से जो बाहरी गाड़ियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाहरी गाड़ियों पर महाकुंभ में एंट्री उनको बैन कर दी गई है। इसको देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है और मौनी अमावस्या में किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो और मैनेजमेंट पूरी तरीके से पूरे महाकुंभ को मैनेज किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं ऐसे कोई अनहोनी की भी आशंका जताई जा रही है, अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर के तमाम जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है। आपको प्रयागराज महाकुंभ की ड्रोन तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो बढ़ रहा है। लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है, श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। स्वयं या परिवार सहित तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर के तमाम जो तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से की गई है। अभी एक खबर ये भी आ रही है कि कुछ मीडिया कर्मियों को रोकने की बात जब मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को लगती है, तो उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए हैं अपने वहां पे जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जो कर्मचारी जवान संभाल रहे हैं, उन्होंने मीडिया कर्मचारियों के लिए, जो मीडिया के बंधु है उनके लिए किसी तरीके की रोक टोक ना की जाए, उनके पास जिनके पास हो उनको जाने दिया जाए। उसको लेकर के क्या कुछ किया, सख्ती से निर्देश दिए विजय किरण आनंद ने, आपको दिखाते हैं। को बता दीजिएगा कि मीडिया का पास अगर कोई अधिकृत पास दिखा रहे हैं, उनके लिए प्रमाणित दिखाया जा रहा है, तो उनको मेला क्षेत्र में आने के लिए प्रतिबंध ना करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे। शासन की प्राथमिकता है कि मीडिया के बंधुओं को मेले के संबंध में सारी जानकारियां सभी पटलों पर प्रदर्शित करें। इसके लिए प्रतिकूल काम ना करें, इसको बार बार बताना पड़ेगा। कृपया करके कंट्रोल रूम से सारे रेडियो ग्रिड्स में ये संदेश तुरंत पहुंचा दीजिए। ये मेला अधिकारी विजय किरण आनंद है और ये शिकायतें मिल रही थी कि जो मीडिया कर्मी उनको रोका जा रहा है, इसी को लेकर के वो खासा नाराज दिखे। और इस तस्वीर में भी आपने वीडियो में देखा किस तरीके से वो रेडियो वॉकी टॉकी पर जो जो जवान है, सुरक्षा कर्मी है या तमाम लोग हैं जो रोक टोक रहे थे, उनको साफ तौर से निर्देशित करते हैं। आपको बता दें फतेहपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो शातिर अपराधी है शब्बीर कुरैशी, उसके पैर में गोली लगी है और जो दूसरा अपराधी है वो मौके का फायदा उठा करके भाग गया है। आपको बता दें इसमें इस जो ये शातिर अपराधी है इसके ऊपर आर्म्स एक्ट, गोवध और अ, अ, जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत इसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। लेकिन इस शातिर अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं फतेहपुर की। वो फतेहपुर से वो तस्वीरें अभी आएंगी। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लेट हो रहा है, लेकिन आपको बता दें गो तस्करों के बीच में और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद पुलिस को एक
जनपद फतेहपुर में कस्बा छिवला में इंटेलिजेंस टीम व थाना हरगांव की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चंपतपुर में आम के बाग में कुछ व्यक्ति गौकसी करने के फिराक में हैं। इस सूचना पर जब इंटेलिजेंस टीम व थाना हरगांव पुलिस मौके पर पहुंची तो देखी कि वहां पर एक बछड़ा बंधा हुआ है। वहाँ 2 व्यक्ति उसे काटने की फिराक में हैं। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके उन्हें पकड़ने का प्रयास। आप देख रहे थे किस तरीके से जो गौ तस्कर है या तमाम अपराधी हैं इस वक्त पुलिस का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जब पुलिस चेकिंग अभियान चलाती है और उनको जब मुखबिरों से सूचना मिलती है और उनको रोकने का प्रयास करती है तो पुलिस पे ही फायर झोंक देते हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि एक जाबाज हमारे जो इंस्पेक्टर थे एसटीएफ के सुनील कुमार वो शहीद हो गए हैं। आज से कुछ दिन पहले शामली में 4 कुख्यात अपराधियों के साथ जो कग्गा गैंग के अपराधी थे उनके साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जो हमारे इंस्पेक्टर थे सुनील कुमार एसटीएफ के उनके पेट में गोली लग जाती है और उनका इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो अपराधी होते हैं बेलगाम होते हैं और इन्हें किसी बात का डर नहीं होता है। 11 साल बाद जेल से छूट करके वो आया होता अपराधी और उस अपराधी की गोली का शिकार होते हैं और हमने एक जाबाज अधिकारी को खोया है। एक एसटीएफ ने एक जाबाज अधिकारी को खोया है। एक हवलदार से इंस्पेक्टर का पद हासिल करने वाले और उन्होंने जिस तरीके से जाबाज दिखाया और ठोकिया गैंग और तमाम जो बड़े कुख्यात अपराधी थे उनके खिलाफ ये एक्टिव रहते तो उनके खिलाफ इन्होंने लोहा लिया था। और एक शामली में जिस तरीके से मुठभेड़ में उन्होंने 4 जो कुख्यात अपराधी थे कग्गा गैंग के उनको मार गिराया था, लेकिन बदकिस्मती से उनके भी पेट में गोली लग जाती है जिसके बाद वो शहीद हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन कर रही है, लेकिन तमाम जो लोग इस तरीके एनकाउंटर पे सवाल खड़े करते हैं उनको भी देखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जाबाज जो अधिकारी हैं जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो भी इन अपराधियों की गोली का शिकार हो जाते हैं और उनकी भी शहादत हो जाती है। तो किसी ऐसे गंभीर मामलों में किसी भी प्रकार से आपको ऐसे अपराधियों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपराधी किसी के नहीं है। अपराधी का काम है अपराध करना और पुलिस इन अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्ती से कार्रवाई करे तब जाकर के लगेगा कि अपराधियों के हौसले पस्त हो पाएंगे। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पर जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है आज रायबरेली से? अखन देखिए बता दें रायबरेली की सबसे बड़ी खबर आज जो निकल के आ रही है, कल रात जो है थाना बसरावा क्षेत्र के अंतर्गत बात करें अगर तो नौपूर्वा मजरे सहगो पश्चिम गांव की घटना है, जहां पर रहने वाले जो 36 वर्षीय लोकुश चौरसिया है वो अपनी परचून की दुकान और अगर बात करें तो जो है पालेसर इसका काम करते थे और बीती रात जो है जब वो देर रात तक 10 बजे तक घर लौट के नहीं आए तो उनके घर वालों ने उनको ढूंढना शुरू किया। ढूंढने के साथ ही दुकान और जो उसका बिजनेस था वहाँ पे जो दुकानें बनी हुई थी वहाँ पे थोड़ा चारों तरफ लेकिन वो नहीं थे। और उसके बाद जब बात करें तो वो जाते हैं जो है 1-2 लोग जो है उसकी छत पे जाते हैं और छत पे जब देखते हैं तो कुछ अज्ञात लोगों से अभी तक जो पुलिस महकमे से पता चला है, हर मौके पर एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा और कई थाने की फोर्स देर रात तक वहां पे रही और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया, कब्जे में लिया गया और जब मिला तो एक धारदार हथियार के साथ उनका कत्ल कर दिया गया। ऐसी अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो एडिशनल एसपी का बयान है वो हमारे पास हम चाहेंगे एक बार अगर एडिशनल का बयान है तो वो एक बार दिखा दिया जाए, फिर इस बार विस्तार में जानकारी देना चाहूंगा। थाना बछरावा अंतर्गत जो है नौपूर्वा गांव है, यहाँ पर लवकुश चौरसिया नाम की व्यक्ति है जिनकी हत्या कर दी गई है। हत्या ब्लंट ऑब्जेक्ट को सर से वार करके किया गया है। ये अपनी यहाँ पे एक दुकान बनी हुई है इनकी, उसी के ऊपर छत पर इनकी हत्या की गई है और पुलिस हत्या के कारण की तलाश कर रही है। पंचायतनामा की कार्रवाई कर ली गई है और मोर्चरी बॉडी को भेज दिया गया है और पुलिस जल्द ही इसका अनावरण करेगी। जी सर, बात करें तो थाना बसरावा में जो है ये घटना पूरी हुई और जब देर रात तक वो अपनी दुकान पे घर नहीं लौटे तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया और अभी तक परिवार वालों की तरफ से किसी तरीके कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी, जैसा बताया संजीव सिन्हा ने। और अगर बात करें तो पूर्णतः जो है जिस तरीके से अज्ञात लोगों ने घर पे ऊपर चढ़ करके बुरी तरीके से, क्योंकि वो विजुअल है हमारे पास लेकिन वो विजुअल हम लोग शायद दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से ये वहाँ पे बॉडी की
निर्मम हत्या की गई। तो निर्मम हत्या का रूप हम कह सकते हैं शब्दों के में, बिकॉज जिस तरीके से हत्या कर दी गई और अभी पता नहीं चला किसी ये की प्लान है। और खैर पुलिस महकमे से एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा ने खुल के कहा है अपनी साइड में कि हम इसका जल्द अनावरण करेंगे और कई तरीके से इसमें एसओजी टीम को भी नियुक्त किया है और कई ऐसी जो रैली की और भी जो उनके पास अपने यंत्र है उस तरीके से भी रैली पुलिस ने इसमें जानने की कोशिश करी कि इसमें आखिर मामला क्या था। खैर ये एक जांच का विषय है और अभी फिलहाल बॉडी को लेकर के जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी अखंड। इंद्रवीर, जांच का जरूर विषय है कि व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, लेकिन क्या परिवार वाले इस तरीके की कोई आरोप लगा रहे हैं कि आपसी रंजिश की बात करें या किसी व्यक्ति पर उन्होंने कोई आरोप लगाया है? क्योंकि दुकानदारी के मामले में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपसी रंजिश के चक्कर में लोग एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। तो क्या कोई ऐसा मामला निकल के आया है, परिवार वालों ने किसी पर आरोप लगाया है? देखिए आगे अभी तक जो माहौल है परिवार का शायद वो मीडिया से भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो माहौल में जिस तरीके का दुख उनके ऊपर टूटा है, शायद ये एक अनहोनी हुई है उनके यहाँ, तो मीडिया को बयान देने के लायक उनका परिवार अभी फिलहाल नहीं है। अब किस तरीके की तहरीर आती है पुलिस के पास और किस तरीके से मीडिया में बयान आएगा, डेफिनेटली आएगा और इससे हम फॉलो भी देंगे आपको और अपने दर्शकों को कि क्या पूरी घटना थी और किस तरीके से किस चीज को लेकर के ये निर्मम हत्या की गई है, जिससे अभी तक फिलहाल परिवार वालों की तरफ से मीडिया की तरफ से मीडिया वालों को कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, बड़ी दिक्कत होती है इस परिवार वालों के ऊपर, इस तरीके का दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, इस तरह की घटना घटित हो जाती है। अब पुलिस के लिए जांच का विषय कि आखिरकार इस व्यक्ति की क्यों निर्मम हत्या की गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से? बिल्कुल अखंड, देखिए आज प्रतापगढ़ से वही बड़ी खबर है, महाकुंभ को लेकर के बात करेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था अखंड, क्या आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है ज्ञानेंद्र, आप बताइए, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से बातें चल रही थी उस कल की खबरों के बाद से मैं कल देर रात अपने एक मित्र की दुकान पे बैठा था। यातायात का एक सिपाही था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका क्योंकि नाम लेना उचित भी नहीं लगता है। वो मेरे पास आया था, वो अपनी खबरों को देखा और बताया कि देखिए ज्ञानेंद्र भाई, आपने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बाहरी आदमी क्योंकि कोई कुछ जानता नहीं है। लैंडमार्क, सबसे बड़ी बात तो आपने जो गूगल मैप वाली खबर दिखाई थी उस खबर में बिल्कुल पूर्ण रूप से सच्चाई है कि अगर भोपिया मऊ जो चौराहा पड़ता है, मेन चौराहा पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रयागराज से कुंभ के लिए अगर अयोध्या के लिए आप निकल रहे हैं तो अगर आपको डाइवर्जन वहां किया जा रहा है तो अगर कोई बाहरी शख्स है, मैं किसी अदर भी जिले की बात कर लेता हूँ, चाहे वो मुजफ्फरनगर से क्यों ना आ रहा हो, तो अगर वो अयोध्या के लिए जाएगा तो उसको सिर्फ शहर का ही रास्ता दिखाई देगा। अगर वो भोपिया मऊ से उसको डाइवर्जन किया भी जाता है तो आगे चल के गूगल मैप छोटा रास्ता दिखा देता है जो कि फिर शहर में ही आ जाता है। उसने कहा कि हाँ, बजट्स काफी आए थे लेकिन अभी तक काम चल रहे हैं, रिफ्लेक्टर के काम चलाए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात हुई है। देखिए साहब, जब वो फंसते हैं तो छोटे आदमियों पे गाज गिराते हैं। हुआ वही, मैं भी कल ये कह रहा था ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आखिर कोई ऊपरी शख्स नहीं सस्पेंड हुआ, एक दो दरोगा सस्पेंड हुए हैं, एक यातायात के हैं, एक चौकी के हैं और एक सिपाही सस्पेंड हुआ। सोचिए, जब कप्तान साहब निकले हुए थे, आज से 2 दिन पुरानी बात बताई जा रही है, कल उन्होंने तकरीबन 3 बजे के आसपास उन्होंने सस्पेंड किया। मेरे पास सस्पेंड लेटर भी है। और उन्होंने क्या किया कि सुधांशु पाठक है, उन्होंने दरोगा है, उनको सस्पेंड किया क्योंकि वो जाम में फंसे थे। और एक चौकी इंचार्ज की सेकंड दरोगा है सचिन यादव, वो जाम में फंसे थे भाई साहब, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वो अपनी कमियों को नहीं झांकेंगे कि हमारे अंदर कमियां क्या है और जाम क्यों लग रहे हैं प्रतापगढ़ में, उसको नहीं देख रहे। जाम लगे थे इसलिए जो है एक सिपाही को सस्पेंड कर दिए, खाना पूर्ति की जा रही है। कोई भी ऐसा अभी तक काम नहीं देखने को मिल रहा और न धरातल, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ पूरा कुंभ चला जाएगा लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस के और खासतौर से यातायात के लोगों के कान में जू नहीं रखेगी। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, एक सवाल है। सवाल ये है कि खुद जाम में फंसे, कष्ट हुआ,
जो तमाम श्रद्धालु उस जगह जा रहे होंगे और जाम में फंस रहे होंगे। और यही तो हम लोग बार बार लगातार यही तो दिखा रहे हैं कि प्रतापगढ़ पुलिस कर क्या रही है या प्रतापगढ़ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो क्यों उस तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कारण क्या है? अगर आपको दर्द हो रहा है तो सोचिए कि जो लाखों श्रद्धालु उस तरफ से गुजर रहे होंगे, अगर वो जाम में फंसते हैं, और जैसे कि आपने भी दिखाया था कि एक बार आपको कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में 1.5-2 घंटे लग गए, तो क्या यह आपकी नाकामी नहीं है? अगर आपकी नाकामी है तो दिखाती है और आपको उस पर काम करना चाहिए था। सुझाव जो मिल रहे थे उन सुझावों तक कुछ उस पर अमल करते तो शायद इस तरीके की समस्या ना आती। छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करना है भाई, आपके ऊपर अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन इस समस्या का हल तो निकालिए। हम लगातार यही तो बता कि आप हल निकालिए। सस्पेंड करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, आप हल निकालिए। और जो लोग भी इसलिए जिम्मेदार हैं आप उनको बार बार कहिए कि आप सचेत रहो। एक बहुत बड़ा पर्व, एक समागम चल रहा है और आस्था के इस महाकुंभ में तमाम जो श्रद्धालु लगातार वहां पर जा रहे हैं और उमड़ रहे हैं, और ये जनसैलाब जब उमड़ेगा तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त क्या होगी, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। तो आपको इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए ना। बिल्कुल अखंड, देखिए चाहे वो प्रयागराज के एडीजी हो, क्योंकि सर्कल वही लगता है, प्रयागराज का ही लगता है, और बात करें चाहे वो आईजी हो, आईजी ने भी कई बार निरीक्षण किया, साफ तौर पे सख्त निर्देश दिए गए थे कि प्रयागराज से अयोध्या जाने वाले मार्ग को कोई भी कमियां नहीं रहनी चाहिए। मैं एक बार नहीं 1000 बार ये कहूंगा कि इनको प्रयागराज और सुल्तानपुर से सीख लेनी चाहिए, किस तरीके से बॉर्डर बहुत दूर नहीं पड़ता, 35 किलोमीटर पे ही बॉर्डर पड़ जाता है देहलूपुर के बाद मंगुआमा। वहां पे जो सुविधाएं दी गई हैं और प्रयागराज में इंटर करते ही हर चीज पे रिफ्लेक्टर, बीच में ट्रैफिक पॉइंट्स रखे गए, जो रिफ्लेक्टर होते हैं बीच में पॉइंट्स टाइप में होते हैं, उसको रखे गए हैं। हर जगह होर्डिंग लगाई गई है कि आपको किस रास्ते से किस मार्ग पे आपको जाना है, आपको कहाँ से घूमना है, हर चीजों का आपको एक जगह लैंडमार्क दिया गया है और आपको हर जगह संदेशा दिया जा रहा है। लेकिन प्रतापगढ़ में ऐसी कोई सुविधा नहीं। उनको ये लगता है कि प्रयागराज से लोग आएंगे सीधे निकल जाएंगे, उनको कहीं कोई बताने की जरूरत है नहीं, और लोग जानता रहे। भाई साहब, वो आसपास के जिलों के लोग जानते हैं। अगर कोई बाहर से आ रहा है जो 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूरी से आ रहा है, वो उसको कोई रास्ता नहीं पता है। आप ये बताइए, आपने अभी तक कोई बाईपास, मैंने आपको क्या बताया, मैं जिस दिन बाईपास की खबर करने गया था उसी दिन की बात है, मैं 11 बजे निकला था, मैं बाईपास पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगा, लेकिन मैं बाईपास से आगे निकल गया था। बाईपास को कोई लैंडमार्क नहीं लगा था कि आपको सुल्तानपुर, अमेठी और अयोध्या जाने के लिए मार्ग ये है। एक छोटा सा आपने देखा था होर्डिंग का जो लगाया जाता बैनर, उस बैनर पे लिखा गया था रायबरेली सीधे है और अमेठी, और वो भी हिल रहा था, टूटा हुआ था नीचे से। जो फ्रेम होता है, वो फ्रेम की जो पाइप थी वो भी टेढ़ी थी, अगर तेज हवा चलेगी तो टूट जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं इसको टच करूंगा हो सकता है कि टूट भी सकता है, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया था। और दूसरी चीज ये है कि आपने शहर में अगर ये अभी भी चाहे मौनी अमावस्या, क्योंकि ये मेन शाही स्नान होता है प्रयागराज में और महाकुंभ का मेन शाही स्नान है, अगर ये चाहेंगे रुपए खर्च किए हैं सरकार ने, और हजारों करोड़ रुपए खर्च क्यों किए हैं कि लोगों को समस्या ना हो, इसीलिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए ना। एक सबसे बड़ी बात है, सरकार चाहती है कि एक भी श्रद्धालु परेशान ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सड़कें हो, घाट हो, सबका सौंदर्यीकरण किया गया, रुकने ठहरने सभी चीज का ध्यान रखा गया है। हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, इसलिए खर्च किए गए कि जो हमारे जो 144 साल बाद ये जो संयोग बना और महाकुंभ लगा है, इसमें किसी प्रकार का जो श्रद्धालु उसको कोई भी दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा सरकार ने, और करोड़ों रुपए दिए, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। और लेकिन अगर इस तरीके से जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो दिक्कत तो होगी। फिर जो लोग यहाँ से जाएंगे वो नाराजगी व्यक्त करेंगे, वो तो कहीं ना सरकार ने काम नहीं किया, उनको क्या पता कि सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, पर इन अधिकारियों की वजह से सारी चीजें पटल पे आ ही नहीं पा रही है। बिल्कुल अखिल, देखिए एक चीज और बताएंगे, सबसे बड़ी चूक तो पुलिस की तो ही चल ही रही है, लेकिन इसमें प्रशासन और खासतौर पे नगर पालिका भी की चूक हम ये कहेंगे। चूक ये है कि देखिए कोई भी श्रद्धालु आता है तो उसके लिए रुकने और ठहरने की व्यवस्था होती है, और खासतौर पे ठंडी का सीजन चल रहा है तो रैन बसेरे में जिस तरीके से आवेश था, क्योंकि सबसे बीच में अगर पड़ता है और सबसे बड़ा रैन बसेरा है तो वो हादी हॉल का है, वहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहे हैं, आप रैन बसेरे के नाम पे उस हादी हॉल को बुक करके कोई सरकारी गवर्नमेंटेड ही प्रोग्राम करवा दे रहे हो। आप ये बताइए, अगर कोई जा रहा है श्रद्धालु, जैसे कि एक बात, बिहार से कुछ लोग गया से आते हैं तो उनको वो एक बस में भर कर आते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि शहर में कुछ दूर पे लोग आउटर में जोगापुर एक एरिया पड़ता है, वहां पे
वो लोग रुक के खाना बनाते हैं। ऐसा ही व्यवस्था देखिए सुल्तानपुर में इस चीज की व्यवस्था है, प्रयागराज में व्यवस्था है, यहाँ तक कि अपने सबसे छोटे जिला का अमेठी तक में इसकी व्यवस्था की गई है, कौशाम्बी तक में व्यवस्था की गई है। लेकिन आपके शायद प्रतापगढ़ यही में कारण है कि आर्यन, अगर जो अगर प्रतापगढ़ में व्यवस्था की गई होती तो आप इस तरीके से उनकी व्यवस्थाओं का बखान नहीं कर रहे होते। ये आपको दिख रहा है ना कि अव्यवस्था है, और जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब जाएंगे तो नाखुश होंगे। अगर बिहार से कोई आया हुआ श्रद्धालु होगा और वो अचानक से प्रतापगढ़ में रुक रहा है तो उसे लगेगा सरकार ने कुछ किया ही नहीं, उसको ये दिखेगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। और ऐसे अधिकारी ही सरकार पे कहते हैं ना कि जो दाग होते हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से लगते हैं। आपकी अव्यवस्था की वजह से जो हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया, और लगातार मॉनिटरिंग सीएम योगी खुद कर रहे हैं, और तमाम आला अधिकारी, अभी आपको तस्वीरें हमने प्रयागराज से आईबीसी ने दिखाई कि किस तरीके से जो मेला अधिकारी है विजय किरण आनंद, वो फटकार लगा रहे हैं कि मीडिया कर्मियों के साथ किसी भी तरीके किसी को दिक्कत ना हो, रोक टोक टोका टाकी ना की जाए। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी मस्त हैं, मदमस्त हैं, चल रहे हैं किसी हिसाब से, अपने हिसाब से ही चलेंगे। चलिए आप दिखाते रहिए अव्यवस्थाओं को, क्योंकि ये लोग शायद जब महाकुंभ खत्म हो जाएगा तब जागेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानी। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? हमें बताना चाहिए हमारे जनपद में आज राधानगर में खड़े हैं, और जहाँ राधानगर में ये पहले यहाँ कुछ मकान भी नहीं थे, यहाँ पे पूरा खेत पड़ा हुआ था, उस खेत में ये पहले खंभे लगाए गए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर आबादी से स्टार्ट हो गई, मकान स्टार्टिंग होना शुरू हो गई। स्टार्टिंग होने के बाद में जिसको जो मकान बना वहाँ पर खंभे लगे हुए हैं। उस खंभे को लेकर समस्याएं हैं, हम उससे जानना चाहें कि वो समस्या को लेकर क्या है। देखिए, राधानगर में लगभग 100 मकान है और इसकी आबादी लगभग 1000 से ऊपर है, और जो बीच में लाइन यहाँ से निकली है वो 33,000 केवी है, और आसपास जो घर हैं और उसके बीचों बीच निकली है, बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं घर के बीच में। और उसके बाद में जब ये खंभे निकले हैं, 33,000 की लाइन है, तो उसमें अनेक प्रकार की विभिन्न पिछले पूर्व समय में घटनाएं भी हो चुकी हैं, और उसमें बहुत से ऐसी जो है जनहानि भी हो चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये प्रशासन से अनुरोध है कि अगर ये लाइन हटा दी जाए तो वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत अनुकंपा होगी, और हम लोगों के लिए एक प्रकार का जीवन दान हो जाएगा। सवाल आदर्श है, जरा ये सवाल ये करिए कि आखिरकार ये जो पोल लगे हैं बिजली के, जो भी इतनी बड़ी हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, क्या प्लॉटिंग होने से पहले ये खंबे लग चुके थे या फिर खंबे बाद में लगे, प्लॉटिंग होने के बाद जब लोगों ने घर का निर्माण करा लिया है? हाँ, ऐसा है अखिल जी, ये प्लाटिंग होने से पहले खंभे हैं, तब यहाँ खेत था। उसके बाद में अब यहाँ पर बहुत बड़ा एक राधानगर मोहल्ला हो गया है, और ये खंभे बहुत, आपका ये है प्रश्न खंभे, तो खंभे यहाँ पहले लगे हुए हैं, और उसके बाद में यहाँ की आबादी हुई, इसमें प्लाटिंग हुई है विधिवत शासन के आदेश के अनुसार प्लाटिंग हुई, और प्लाटिंग के बाद में जब ये अब ये समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आसपास का मोहल्ला है, मोहल्ले के बीचों बीच से लाइन गई है 33,000 की। देखिए दिक्कत तो है, लेकिन नहीं आदर्श, एक सवाल ये भी है कि देखिए प्लॉटिंग जिस व्यक्ति ने की थी, जिस किसी ने भी इसकी प्लॉटिंग की थी, क्या उसको ये खंबे नहीं दिखाई दिए थे कि सरकार ने यहाँ पर खंबे लगाए हुए हैं, और जो भी इसमें कोई आगे आगे चल के दुर्घटना, क्योंकि जिस तरीके से आप तमाम ऐसी जगह दिखाई जाती है कि जब ये हाई टेंशन लाइन गुजर रही होती है, या तो सड़कों के बीचों बीच होती है, और मनाही भी होती है कि आप उस पर कोई निर्माण, पक्का निर्माण नहीं कर सकते हैं जहां पे भी ये हाई टेंशन लाइन गुजरती है। तो क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि इतनी बड़ी लाइन को हटाया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे हाँ जी, ये संभव तो खैर नहीं है, लेकिन यदि ये लोग प्रयास करें तो संभव भी हो सकता है। यहाँ के जिला प्रशासन चाहे तो इस लाइन को हटवा भी सकता है, लेकिन ये लाइन जो गई है 33,000 केवी की लाइन है, और ऐसे कितने भी घर बने हुए हैं जिसमें कम से 50 खंभे घर के अंदर लगे हुए हैं, और देखिए पहली बात तो आप किसी आदर्श इनसे जरा पूछिएगा, क्या किसी अधिकारी से इन्होंने इसको लेकर के कोई शिकायत की है, कोई ज्ञापन सौंपा है कि ये खंबे हटाए जा सके घरों के पास से? उनकी तरफ से क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है इसको लेकर के? हाँ, हमारे साथ में एक और है हमारे सहयोगी, इन्होंने उषा वर्मा जहाँ सांसद थी उस समय इन्होंने ज्ञापन दिया था, कुछ लोग आए भी थे, उनको इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया था। आ जाइए भाई आप लोग देखो। बताया किसको दिया आपने? उषा वर्मा को। नहीं, आपने जो मान लीजिए जो भी आपने कंप्लेन दी थी, जो भी जो भी आपने उनसे शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर आश्वासन क्या मिला था अधिकारियों की तरफ से?
तो कोई जवाब नहीं मिला। जी जोर से बोलो। कोई कह रहे हैं कि सूचना आपको क्या आश्वासन मिला, मिला? कोई आश्वासन मिला था अधिकारियों की तरफ से, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? कोई नहीं मिला है तब पे। अगर समझ नहीं पा रहे हैं आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, जरा बताइए। उन्होंने कहा है कि अधिकारी की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, और उषा वर्मा जो समाजवादी पार्टी की सांसद थी, उनको भी इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है, और उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं की आदर्श गई। आदर्श देखिए, एक बड़ी समस्या है क्योंकि जिस तरीके से ये पोल होते हैं, ये बिजली के जो खंभे हैं, ये बहुत बड़ी वोल्ट की एक लाइन है, हाई टेंशन लाइन इसे कहते हैं। और हाई टेंशन लाइन अगर पहले से पोल गड़े हुए हैं और जिसने भी प्लॉटिंग की है उनको ये रास्ता छोड़ना चाहिए था, क्योंकि आमतौर पर इसे शिफ्ट करना एक बड़ा मुश्किल टास्क है और किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। कोई भी अधिकारी ऐसे किसी भी कोई आश्वासन नहीं देगा कि अगर आप किसी से भी शिकायत करेंगे तो उस पर जरूर ये कोई प्रश्न उठाएगा कि आखिरकार हाई टेंशन लाइन के नीचे इतना बड़ा निर्माण किया कैसे गया। ये जरूर आप वहां पे लोग मौजूद है उनसे पूछिए तो वो बताएंगे भी आपको कि क्या किसी ने आकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई लोग भी नहीं आए जब इस तरीके से यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा था। अब जिनके घर पे हम खड़े हैं वो भैया खुद बताएंगे। आइए, बोल दो। कौन बोलेगा? तुम बोलो। जी अखंड जी, आप समझ। आपके पास कोई व्यक्ति, आप जब ये आपके पास जब ये घर का निर्माण आप करा रहे होंगे तो क्या किसी ने ऑब्जेक्शन किया था कि इस तरीके से यहाँ पे पोल लगे हुए यहाँ पे निर्माण ना कराइए? जी पहले किया था, ऑब्जेक्शन किया है, एप्लीकेशन दिए हैं, तब उसके बाद बनाया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे ये आपको पीछे दिख रहा है, मेरे घर के बीच में लगा हुआ है, देखिए आप। ये खंबा, घर का निर्माण, ये खंबा जो लगा हुआ, बिल्कुल मुझे दिख रहा है आदर्श, ठीक पीछे ही मुझे दिख रहा है कि इनके घर के पीछे और इनके आंगन या इनके ही क्षेत्र में आ रहा है, लेकिन खंबा लेकिन एक बहुत बड़ी लाइन है। मुझे लगता है कि जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी होंगे उनके लिए इसको शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल टास्क भी होगा, क्योंकि देखिए प्लॉटिंग जब होती है ना तो प्लॉटिंग करने वाले लोग प्लॉटिंग करके तो चले जाते हैं, जो व्यक्ति उस जमीन को खरीदता है उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि आखिरकार उसमें निर्माण कैसे करे, क्योंकि इस तरीके से कहीं भी अगर इस तरीके की हाई टेंशन लाइन गुजर रही होती है तो उसको या तो रोड में छोड़ दिया जाता है या फिर, क्योंकि अभी ये दिक्कतें आ रही है, अगर आप इसके ऊपर कोई आप निर्माण नहीं करा सकते, अगर आप नियमानुसार अगर बात की जाएगी तो आप कोई निर्माण नहीं करा सकते इस जगह पे। तो अधिकारियों से जरूर बात कीजिएगा आदर्श, आप भी जाइएगा और समझिएगा कि आखिरकार ये पूरा मसला है क्या आखिर यहाँ पे समस्याएं हैं, क्या प्लॉटिंग करने वालों ने अवैध प्लॉटिंग करके इन लोगों को, जो लोग हैं यहाँ पर जो वहाँ के निवासी है, उनको उनके साथ धोखेबाजी की, या फिर अधिकारियों से जरूर इसका हल निकालने का प्रयास कीजिएगा, पूछिए कि क्या कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जावेद हमारे साथ, बताइए आदर्श कुछ कहना चाह रहे, बताइए। मैं बताना चाहूँगा, ये जो खंबा लगा हुआ है और यहाँ पर जो इतनी हाई टेंशन ये लाइन है, अगर यहाँ बारिश जब होती है तो नीचे भी करंट से अगर कोई खड़ा तो ऊपर खींच लेगा, अर्थिंग आने लगती है, और ये कहीं ना बिल्कुल आदर्श, इसीलिए कहा जाता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसीलिए हाई टेंशन लाइन के नीचे किसी भी प्रकार के निर्माण की रोक होती है। आप अधिकारियों से बात कीजिएगा और समझिएगा कि आखिरकार ये पूरा मसला क्या है। देखिए वैध प्लॉटिंग जो होती है, प्लॉटिंग करने वाला व्यक्ति प्लॉट बेच के चला जाता है, जो निवासी या जो लोग भी प्लॉट के खरीदार से खरीदते हैं और जब निर्माण कराते हैं तो इस तरीके की दिक्कतें आ जाती है कि उनका बाद में पता चलता है कि मुझे जो जमीन प्लॉटर ने दी है वो इस हाई टेंशन लाइन के नीचे आ रही है। तो एक बड़ी समस्या है, ये बिल्कुल समस्या है, और लेकिन इसका निस्तारण कैसे होगा ये एक बार अधिकारियों से बात करने के बाद पता चलेगा, और उसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर इस जो इतनी बड़ी समस्या है यहाँ के निवासियों को इससे कैसे निजात मिलेगा। बात जरूर करिएगा अधिकारियों से, ठीक है आदर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। जावेद बताइए कौन सी बड़ी खबर है आगरा से आज? जी बिल्कुल अखंड जी, आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें। बीते 2 जनवरी को आगरा पुलिस ने एक घी की फैक्ट्री पर छापा मारा था, जिसकी खबर IBC 24 ने भी चलाई थी। और वो जो घी की फैक्ट्री संचालित थी वो ग्वालियर का रहने वाला व्यक्ति है, जो आगरा में जगह किराए पर लेकर घी की फैक्ट्री संचालित कर रहा था। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में देसी घी जो है वो नकली बनाया जा रहा था, और 18 ब्रांड हैं देसी घी के, उनके नाम से यहाँ से देसी घी की पैकिंग चल रही थी। तो यहाँ पर पुलिस ने रेड मारी थी और 5 लोगों को यहाँ पर हिरासत में भी लिया था। पुलिस को यहाँ से तमाम घी बनाने के एसेंस और वनस्पति घी और पाम ऑयल जैसे तमाम चीजें यहाँ से मिली थी, और पुलिस ने उन सबको जब्त कर लिया था। और एक ट्रक यहाँ से मेरठ के लिए रवाना भी हुआ था घी से भरा हुआ, पुलिस ने उसको भी रास्ते में तत्काल रोक लिया था। ये घी जो है
भारत के तमाम राज्यों में यहाँ से सप्लाई होता था और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो फैक्ट्री है वो संचालित थी। तो जो पुलिस ने कार्रवाई की थी और पुलिस ने यहाँ से देसी घी के 13 नमूने सैंपल लिए थे, जिनका के रिजल्ट आ चुका है और वो जो नमूने थे वो फेल हो चुके हैं। 5 नमूने वहां पर असुरक्षित पाए गए हैं और 5 नमूने जो हैं जो मानकों के अनुसार थे वो मिले हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ में यहाँ पर बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। लोगों को ये जो देसी घी है वो खाने लायक नहीं था, ये नमूनों से साफ पता चला है। तो आगरा पुलिस जो है अब कार्रवाई में जुट गई है। जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और मालिक की तलाश में आगरा पुलिस जुटी हुई है। वहीं इतनी बड़ी जो घी की फैक्ट्री संचालित थी उसको भी फिलहाल पुलिस ने सील कर दिया था और लोगों को वहां से हिरासत में ले लिया। जितना भी माल वहां से बरामद हुआ था पुलिस ने उस सब पर सील लगा दी। अब आगरा पुलिस बड़ी कार्रवाई में जुट गई है। जावेद, एक बड़ा सवाल, इस तरीके के तमाम जो नेक्सस है, लगातार इस तरीके के फैक्ट्रियां दिखती हैं, कहीं दूध बन रहा होता है, कहीं चाय पत्ती बन रही होती है, और अब आप घी के मामले में आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे तस्वीरें देखने को मिलती है कि लोग नकली घी तैयार कर रहे हैं और बड़ी हानिकारक है, ये जीवन के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य जो विभाग की जो टीम वो करती क्या है? समय समय पर सैंपल नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स के पैकेट्स मिलते हैं, बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं, लगातार ये तो दुकानों पर पहुंच जाते होंगे बिकने के लिए। लोग तो विश्वास करके खरीद लेते होंगे कि भाई ये बड़े ब्रांड का घी है, हम खरीद करके इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सेहत को कोई से नुकसान नहीं होगा। तो खाद्य आपूर्ति वाली जो खाद्य विभाग की टीम है होती क्या है? क्या उनको नहीं भनक लगती है कि इस तरीके के सैंपल्स मार्केट में जगह जगह जा करके सैंपल लेने चाहिए? और ऐसी लगातार फैक्ट्रियां कई ऐसा तो होगा नहीं कि उनके नाक के नीचे इस तरीके से सारा का सारा खेल चल रहा हो, उनको जानकारी ना हो, भनक भी ना लगे, क्योंकि बड़ा नेक्सस होता है। और सबको पता होता है कि दुकानदार अगर कोई चीज कहीं से खरीद रहा है, क्योंकि रिटेलर्स कहीं से शॉप खरीदते तो उन्हें पता होता है ना कि हम इस जगह से ये सामान मंगा रहे हैं। तो क्या अधिकारियों की मिली भगत, अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि इस तरीके का पूरा का खेल चल रहा है, लोग नकली मिलावटी सामान बेचे जा रहे हैं, लोगों की जान से खेलते जा रहे हैं, और आप लोग आराम से मदमस्त अपना आराम से सरकारी नौकरी में व्यस्त हो, नौकरी कर रहे हो, तनख्वाह उठा रहे हो? कैसे काम चलेगा? पुलिस हर जगह पहुंचेगी, आप लोग की क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जिस तरह से जो घी का नाम आपने लिया, बड़े बड़े ब्रांड, तो इस घी के अंदर अमूल ब्रांड जैसे भी घी पाए गए थे, अमूल की पैकिंग भी पाई गई थी, जिन पर ग्राहक जो है, लोग जो है आंख मीच कर भरोसा करते हैं। बड़े ब्रांड के घी को ग्राहक जो है दुकान से बिना किसी तस्दीक किए ले लेते हैं, क्योंकि उनको भरोसा होता है ये बड़ा ब्रांड है और हमको नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसीलिए लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और जो बड़े ब्रांड का घी होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ में ये लोग ऐसे लोग खिलवाड़ करते हैं उनके स्वास्थ्य के साथ में। और इन फैक्ट्रियों को पहले जो है जो शहर के बीचों बीच चलाया जाता था, जिसपे खाद्य विभाग लगातार इस तरह की कार्रवाई भी करता है। अब ये जो लोग हैं शहर से दूर देहात के एरिया में जगह लेकर फैक्ट्री संचालित करते हैं और पुलिस की और खाद्य विभाग की आंखों में धूल झोंक कर इस तरह की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। लेकिन आगरा पुलिस ने और खाद्य विभाग ने वहां भी इनको नहीं छोड़ा, वहां पर जाकर इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जी अगर बिल्कुल जावेद, करना चाहिए, और दोनों लोगों को अगर ऐसा करेंगे तो जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो बच सकेगा। बहुत विश्वास करते हैं लोग, बड़े ब्रांड्स में बहुत विश्वास करते हैं। इस तरीके से मिलावटी अगर सामान मिलेंगे, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, दूध, चाय की पत्ती, घी, ये हर आदमी लगभग सुबह शाम में उसका सेवन जरूर करता है, छोटा बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी लोग उसका सेवन करते हैं। और अगर ऐसे में इस तरीके से मिलावटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे मार्केट में, वो भी बड़े ब्रांड के नाम पर, तो कैसे लोगों की जिंदगी बचेंगी? लोगों को तमाम तरीके की बीमारियां हो रही है, ना जाने क्या क्या लोगों के साथ समस्याएं हो रही हैं। ऐसे जो ये मिलावटखोर हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से आपने बताया कि खाद्य विभाग की टीम और पुलिस ने मिलकर के इससे भंडाफोड़ किया और लगातार एक्शन लेती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर एक खौफ होना चाहिए कि इस तरीके के काम करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। क्या मैसेज देने में नाकामयाब है क्या? बिल्कुल अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। जिस तरह से लोग इस तरह की फैक्ट्रियों को संचालित करते हैं और बेखौफ होकर इस तरह के धंधे को करते हैं और अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ होता है। और आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही, जिस तरह से लोग बीमार होते हैं आजकल, हर घर के अंदर आपको कोई ना कोई बीमारी किसी न किसी व्यक्ति के अंदर जरूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है कि लोगों को, जो लोग सेवन करते हैं, खाने का सेवन करते हैं, चाहे वो चाय की पत्ती हो, चीनी हो, बेसन हो, आटा हो या घी जैसे पदार्थ हो, कहीं ना कहीं लोगों की बॉडी को इससे नुकसान हो रहा है और बड़ी मात्रा में देश के अंदर नकली सामान पाया जा रहा है और लोगों के घर तक पहुंच रहा है। बिल्कुल जावेद, एक बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और एक्शन मोड में आना चाहिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को। ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इनके मन में डर ही नहीं रह जाएगा तो इस तरीके से मिलावटखोरों का जो बाजार में लगातार चलता जाएगा। एक नेक्सस है, इस नेक्सस को जरूर
कम फोड़ने, आप ये समझिए कि अगर इस नेक्सस के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो लगातार लोगों की सेहत बिगड़ती चली जाएगी। आप कितना भी पैसा कमाइए, आप अस्पताल में ले जाके फूंक देंगे। और सबसे बड़ा कारण यही मिलावटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप किसी भी डॉक्टर से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा जो आपके सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले ये मिलावटखोर है। अगर ये मिलावटी प्रोडक्ट्स आप अपने आप रोजमर्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और लगातार ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ किसी न किसी प्रकार से एक ऐसा अभियान चलाने की जरूरत है। और समय रहते मुझे लगता है कि खाद्य विभाग को या जो भी ऐसी टीमें हैं उनको कम से कम नजर बनाए रखनी चाहिए कि प्रोडक्ट्स आ कहां से रहे। क्योंकि अगर उनकी क्वालिटी में अगर इस तरीके की चीजें मिलेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हो रहा है। और मैं ये कहने में बिल्कुल मुझे गुरेज नहीं कि अगर इस पे आपने अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले समय में भारत में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। लोग घरों में जिस तरीके से लगातार घर, जैसा आपने बताया कि घर में हर किसी न किसी को एक ना एक बीमारी हो रही है, तो कहीं बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। जावेद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक्शन की जरूरत है और अगर मुझे लगता है कि अगर ये लोग इसी तरीके से मिलावटखोरी जारी रखेंगे तो बहुत बड़ी समस्या में आएंगे जो तमाम हमारे जो लोग भी इसका सेवन करते हैं। जावेद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज की? एसपी सिंह, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर दीजिए, आपका म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। एसपी सिंह, आपको आवाज आ रही है? कुछ नेटवर्क का इशू है एसपी सिंह के साथ। फिर से अगर प्रयास करेंगे, अगर रिकनेक्ट हो जाते हैं तो। आपको बता दें, यूपी का 76वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर 24 से 26 जनवरी तक यहाँ पर लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और यहाँ पर 2024-25 एक पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा और तमाम स्टॉल यहाँ पर इस अवध शिल्पग्राम में लगे और जो ये चीजें बताएंगी, यहाँ की खूबसूरती भी बताएंगी। इसका शुभारंभ आज सीएम योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति और यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो भी वहां पहुंच करके करेंगी। आपको बता दें, तमाम आला अधिकारी इससे पहले वहां पहुंच करके उन्होंने वहां की तैयारियों का जायजा लिया था। मंडलायुक्त रोशन जैकब हो, डीएम हो, मुकेश मेश्राम, कोई भी सारे जो बड़े अधिकारी थे वो वहां पहुंच करके उन्होंने जायजा लिया। और क्योंकि इसका 24 से 26 तक ये स्थापना दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है सुबह, इसको लेकर के जो तमाम जो बड़े अधिकारी उस पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। अब हमारे साथ एसपी सिंह जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर की आज की? आज हम मौजूद हैं रायबरेली और सुल्तानपुर का जो हाईवे गया हुआ है, इस पर देखिए एनएचआई की इतनी बड़ी लापरवाही कि जहां महाकुंभ का स्थापना, इतना बड़ा कुंभ चल रहा है, रोड हर चीज की व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन यही देख लीजिए इस रोड की कंडीशन आप देखिए, कितना बड़ा बड़ा गड्ढा इस रोड पे बना हुआ है और यहीं से जो है कितना स्लिप हो रही हैं और रिक्शा भी पलट रहे हैं। देखिए ये दूर तक आप देखते चले जाइए, ये एनएचआई की सबसे बड़ी लापरवाही देखिए इस रोड को मिली है कि महाकुंभ का इतना बड़ा पर्व चल रहा है, लेकिन जो सरकार की मंशा है दरकिनार करते हुए ये इसी में 12 किलोमीटर की दूरी पे टोल भी बनाया गया है, जबकि नितिन है कि किसी भी रोड पर अगर टोल बनाया गया है तो गड्ढा मुक्त होना चाहिए। लोग ये एनएचआई और संबंधित अधिकारियों की है, ये मौन बने हुए हैं। संबंधित वासियों और क्षेत्रवासियों इसके विषय में कराया कि यहाँ काफी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी सिंह, अगर कार्रवाई होती तो गड्ढे थोड़ी ना दिखाई देते। अगर कार्रवाई होती, ये गड्ढे पत्रकारों को दिख गए, लोगों को दिख गए, लेकिन एनएचआई को नहीं दिखेंगे गड्ढे, लेकिन अब दिख जाएंगे तो समस्या कैसे रह जाएगी भाई? समस्या है इनके लिए जस की तस बनी रहे। ऐसे ही लोग जो अधिकारी होते हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ना करें, जो लोग अगर गुजर रहे होंगे इस रोड से, वो तो यही कह रहे होंगे ना क्या व्यवस्था की है सरकार ने। सरकार पानी में पैसा डाल रही है,
तो क्या ये अधिकारी क्या सरकार के साथ पर पलीटा नहीं लगा रहे हैं क्या? ऐसे अधिकारियों को ये रोड ये सड़क नहीं दिखाई दे रही है कि इस तरीके से उनको तो नजर बनाए रखनी चाहिए थी कि 45 दिन तक कम से कम बाद में नजर नहीं बनाते। टोल वसूलने में तो सबसे आगे हैं, तो टोल वसूल रहे हैं, लेकिन उनको सड़क नहीं दिखाई दे रही कि इसकी जो दुर्दशा है उसकी क्या है, स्थिति क्या है। जो लोग इससे गुजरेंगे वो क्या कहेंगे सरकार के बारे में और काम के बारे में, आपके बारे में। हम कहते हैं सरकार के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आपके बारे में क्या कहेंगे, नहीं पता आपको। एसपी सिंह अनम्यूट कर दीजिए आप, फिर से म्यूट हो गया है। बताइए बताइए। कानपुर जिले के जो सूचना अधिकारी धीरज कुमार थे, उन्होंने व्यवहार ऐसा किया था, कुछ पत्रकारों मतलब 2-4 पत्रकारों को बुला करके डीएम साहब जो नवागत आए हुए हैं कुमार हर्ष की, उसमें बीसी करवाए। लेकिन उस जब खबर चली, सख्ते में आया, आईबीसी पे भी खबर चली, उसका असर हुआ, इनको तलब किया गया, डीएम साहब ने तलब किया। तब ये आनन फानन में कल की ही डेट में आज के 11 बजे का टाइम देकर के इन्होंने पत्रकार को पर्सनल नंबर पे रिक्वेस्ट भेज के, आप लोग बहुत अनिवार्य है, आप लोग मीटिंग में आइए, डीएम साहब आप लोगों के पत्रकार वार्ता करेंगे। लेकिन उसके पहले ये आंख मूंदे बैठे हुए थे, बस 2-4 पत्रकारों को बुला करके इन्होंने पर्सनली ये बीसी करवा लिए थे कि हमारी ये फजीहत न हो। लेकिन आज ये 11 बजे अब आईबीसी पर खबर चलने पर इनको इतना असर हुआ, इतने ग्रुप में वायरल हुए ये, तब ये हरकत में आए और आज ये इन्होंने आनंद फानन में कल की डेट में तलब किए डीएम साहब इनको, तो आज आनंद फानन में इन्होंने 11 बजे की मीटिंग बुलवा करके ये पत्रकारों को, आज जो पत्रकार पहुंच भी नहीं रहे हैं, काफी पत्रकार आज रुष्ट हैं, वो गए भी नहीं, तो सबके पर्सनल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर एक कॉल कर करके कह रहे हैं कि अब डीएम बुला रहे हैं, पत्रकार वार्ता आप लोग करिए, जो हो गया उसको आप भूल जाइए, लेकिन आप आके ऐसा करिए। लेकिन इनकी आए दिन ऐसा पत्रकारों को मत बुलाइए, पत्रकारों को सुनिए, पत्रकारों को मत बुलाइए। पत्रकार आपके इंतजार नहीं है, भीख नहीं मांग रहा है कि हमको बुलाओ। पत्रकार अपना काम कर रहा है और अपनी ड्यूटी निभाता रहेगा। वो तमाम खबरें दिखाएगा जो उसे दिखानी चाहिए। आपकी कमियां होंगी तो हम उसे दिखाएंगे, अगर आपकी अच्छाइयां होंगी तो उसे भी दिखाएंगे। हमें आपके इंतजार नहीं हमारा। हम अगर आपके पास जा रहे हैं तो हमें कोई आपसे प्रलोभन नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि सभी के लिए नियम होते हैं, कायदे कानून। आप अपने सिपह सलार, आप जिसको आप फेवरेट समझते हो, अपने फेवरेट लोगों के साथ फेवरिज्म कीजिए, हमें आपकी फेवर की आवश्यकता नहीं है। पर किसी भी प्रकार की हमारे जिले के जो निवासी उनको दिक्कत अगर कोई होगी और जो समस्या होगी, आईबीसी प्रमुखता के साथ अपने पटल पर जरूर दिखाएगा, और जो भी निवासियों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी उसको जरूर दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। आपको बता दें कि अयोध्या के मिल्कीपुर में आज सीएम योगी की जनसभा है और ये पहली जनसभा है और कुछ ही दिनों बाद वहां पर चुनाव होना है। और ये साख का सवाल है सीएम योगी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों के दोनों नेता, क्योंकि अयोध्या जो सीट लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी हारी है, उसके बाद एक बड़ा मैसेज गया है। अब इस सीट से जीत करके बीजेपी एक मैसेज देना चाहेगी कि वो जो भी जो गलत या अफवाह फैलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो अब उसका असर नहीं दिखाई दे रहा और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ और जो संविधान का गौरव है वो बना करके रखेगी ये सीट। लेकिन बीजेपी के लिए जरूर साख का सवाल बनी हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 8 तारीख को किसके जीत का सेहरा बनता है, क्योंकि लगातार वहां पर जो करीब 40 मंत्री को लगाया गया था मिल्कीपुर में और वो लगातार अपनी ताकत झोंक रहे हैं और सीएम योगी भी आज वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मिल्कीपुर की सीट एक चुनौती पूर्ण सीट बनी हुई है। अवधेश प्रसाद जो सांसद बन गए, अब उन्होंने उनके बेटे वहां से मैदान और चंद्रबाबू पासवान बीजेपी से उम्मीदवार है। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों के जो दोनों उम्मीदवार हैं उस जीत का सेहरा किसके सिर पर बनता है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।